हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। तो एएसआरबी का आज आप लोग का फर्स्ट लेक्चर है जनरल साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च का, जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए दैट आई एम ऑडिबल टू यू एंड जो स्क्रीन पर है वो आपको क्लियरली विजिबल है। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखिए बच्चे, जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, इवन दो स्पेसिफिकली अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर जो कि एएसआरबी की वैकेंसीज है इनकी बात करें, तो साइंस का एक इंपॉर्टेंट रोल है। साइंस में आपका जनरल साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन के अंदर हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज आप प्रैक्टिस सेट देख लीजिए और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए, ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं आप लोग के डायरेक्टली यहाँ से इस हिसाब से पूछे गए हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यू आर नॉट ऑडिबल, आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लीजिए जिसको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। रिफ्रेश करके देखो, आप लोग को मेरी वॉइस जो है क्लियरली फिर सुनाई देने लग जाएगी, जो न्यू स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। क्योंकि अदर वन आर सेइंग दैट वॉइस इज ऑडिबल। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजीज। देखो, ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, अगर आपको ये ब्रीफ हो जाए कि क्या टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, देन इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दिस। ओके, क्योंकि इसका जो टॉपिक मेंशन किया गया है सिलेबस के अंदर, जो टॉपिक मेंशन किया गया दैट इज जनरल साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो रिसर्च पार्ट से, क्योंकि ये जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है दैट इज कंडक्टेड बाय आईसीएआर, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराती है तो स्पेसिफिकली आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो साइंटिफिक बैकग्राउंड से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, यू आर नॉट ऑडिबल। किंशु मिश्रा, आप लोग एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लीजिए, बिकॉज कुछ कह रहे हैं कि आई एम ऑडिबल, मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है। आप लोग जो न्यूली कनेक्टेड एक बार रिफ्रेश करो, देन इट विल बी क्लियर फॉर यू कि आप लोग को मेरी वॉइस क्लियरली आए कि नहीं। तो आप लोग को जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ही फर्स्ट यहाँ से बन जा रहा है कि आईसीएआर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आईसीएआर का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। उसी तरह से एक क्वेश्चन और जो आप लोगों से बन जाता है, मैं साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिसेंट बेस्ड, करंट बेस्ड आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ साइंस बैकग्राउंड से। एक क्वेश्चन जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंटली इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बन जाता है, वेरी गुड, ठीक है, आंसर भी आप लोग सही देने लगे हैं। पूसा रोड न्यू दिल्ली, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंटली बन जाता है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है बच्चे। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, ठीक है, NBPGR, तो ये भी आपका पूसा न्यू दिल्ली में है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड जीन बैंक इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पर रिफर्बिश्ड जीन बैंक इस्टेब्लिश किया गया है? यहाँ पर, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, पूसा न्यू दिल्ली में। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया है, दैट्स गुड टू नो, ठीक है। यही बेसिक जो है, इन सब चीजों से आप लोग काफी अच्छे से अगर फैमिलियर रहेंगे तो जो आपका ये एग्जाम है एएसआरबी एग्रीकल्चरल साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड जो ये एग्जाम कंडक्ट कर रही है, तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू क्वालिफाई दैट एग्जाम, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन साइंटिफिक रिसर्च बैकग्राउंड से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक टर्मिनोलॉजीज वाला सेशन, जिसके अंदर फर्स्ट में आप लोग को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट अगर हम बात करें सिलेबस के थ्रू, तो यहाँ पर आप लोग के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें, दैट टू आर इम्पोर्टेंट टू नो। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे नहीं कि आप लोग फिजिक्स वाले भी मेजर ली, जो आप लोग की साइंस रिलेटेड है, लाइक आपका जर्मिनेटर, ठीक है, लाइक आपका जर्मिनेटर की हम लोग बात कर देते हैं, इंक्यूबेटर की हम लोग बात कर देते हैं, ठीक है। आप लोग का जब आप ये लेबोरेटरीज के अंदर स्टेरिलाइजेशन के लिए आप लोग जो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट आर इम्पोर्टेंट। तो माइक्रोबायोलॉजी लेवल पर जो इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट है वो, एंड सीड बैंक काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो आप लोग के इंपॉर्टेंट है, ताकि आप सीड को प्रिजर्व कर सके, क्रायोजेनेटिक जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो। तो ये आपके बेसिकली इस एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखने वाली चीजें हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज का सेशन। तो फर्स्ट हेयर इज
हम लोग टर्म बोलते हैं एबायोटिक, ठीक है। जब भी आप डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं तो एबायोटिक यानी कि फिजिकल, ठीक है, यानी कि वो जो आपके फैक्टर्स हैं, जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं और एलिमेंट्स हैं, जो डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली लिविंग नहीं है, मतलब लिविंग नहीं है और डायरेक्टली किसी भी इकोसिस्टम को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये जो नॉन लिविंग और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं ना, इनके साथ ये जो नॉन लिविंग और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, तो इकोसिस्टम के अंदर एक इंटरैक्टिव सिस्टम है जिसमें आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स लाई करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स लाई करते हैं। तो वहां पर ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, जिनको आप इडेफिक फैक्टर्स भी बोलते हो इफ दे आर रिलेटेड विद सॉइल, एंड इनको आप एबायोटिक फैक्टर भी बोलते हो, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करते, ये इन्फ्लुएंस करते हैं लिविंग इन्वायरमेंट को। और जब वहां का जो लिविंग एंटाइटीज है लाइक द फ्लोरा एंड फना, फ्लोरा के अंदर बच्चे आपके आते हैं प्लांट्स, फ्लोरा के अंदर आते हैं प्लांट्स, एंड फना के अंदर इंक्लूड किया जाता है एनिमल्स को एंड द रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वहां पर्टिकुलर एरिया के जब आप इनको इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं तो वहां का नॉन लिविंग इनको इन्फ्लुएंस करेगा, तो वहां का इकोसिस्टम भी क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे इम्बैलेंस होने लग जाएगा। क्लियर टू यू, ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हुआ है? हाँ जी, एग्जैक्टली आप लोग को स्वाति सिंह क्लास के एंड तक आप लोग को जो हैंडआउट्स है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, आप लोग को सब प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, यू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आपके नॉन लिविंग फैक्टर्स और एलिमेंट्स, जैसे कि लाइट की बात करें, लाइट इज सनलाइट, जो किसके लिए जरूरी है, प्लांट्स के लिए जरूरी है। प्लांट सनलाइट के प्रोसेस में क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, एंड दैट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्लांट परफॉर्म करके अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, दैट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जितना भी लिविंग एंटाइटी है एटमॉस्फेयर के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, वो उस पर डिपेंडेंट होता है। क्लियर? वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बिकॉज सनलाइट की प्रेजेंस में जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड प्लांट्स को दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर वन इज वाटर। तो ये रिएक्शन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, कहां पर, प्लांट की लीव्स के अंदर, बिकॉज लीव्स हैव क्लोरोफिल पिगमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर वो जो फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट फूड इज C6H12O6 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन गैस को वो लिबरेट आउट करते हैं, विच इज टेकन बाय ह्यूमन बींग्स और द अदर लिविंग एंटाइटीज जो इस अर्थ पर ड्वेल करती हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट आप लोग को, है ना? तो इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं वो आप लोग को यहाँ इसकी टर्मिनोलॉजीज में हम डिस्कस करेंगे, ताकि फर्दर जो हम टॉपिक डिस्कस करें तो ये आप लोग का बिल्कुल क्लियर रहे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिड डिपोजिशन। एसिड डिपोजिशन इज प्रेसिपिटेशन विद द pH लेस देन 5.6। आई रिपीट, यहाँ पर pH 5.6 लिखा है, pH इज द concentration of H plus ions, ठीक है, that forms in the atmosphere when certain pollutants mix with water vapors। देखो एसिड डिपोजिशन बच्चे कब होता है, एसिड डिपोजिशन तब होता है, हाँ जी आवाज कट रही है, एक सेकेंड। अब देखो आप लोग को आवाज मेरी क्लियर आ रही है, एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लो। राधिका अग्रवाल एंड किशो मिश्रा, यू रेज्ड हैंड्स, टेल व्हाट काइंड ऑफ डाउट्स यू हैव, कहाँ पर क्या चीज आप लोग को क्लियर नहीं हुई है। ये हैंडआउट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। देखो बच्चे, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं। जब कोई गैसेस एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, इन वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, एसिडिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जो एसिड रेन होती है वो भी इसी वजह से होती है, ठीक है, एसिड रेन भी इसी वजह से होती है। तो यहाँ पर आपका कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा, अगर वाटर वेपर्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा। सिमिलरली अगर यही वाटर वेपर्स आपका रिएक्ट कर रहे हैं, सिमिलरली अगर ये वाटर वेपर्स आपका रिएक्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो इट विल रिजल्ट इन सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका pH इवन दो लेस देन आपका 2 है। तो इस प्रकार से एसिड डिपोजिशन होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, जब वाटर वेपर्स के साथ सर्टेन पॉल्यूटेंट्स जो एमिट आउट हो रहे हैं नेचर में, वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो एसिड डिपोजिशन कहां पर की बात की जा रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर बात की जा रही है, ना कि सॉइल के अंदर। इस चीज को आप क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट है अलील।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, ICAR के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। अलील की डेफिनेशन ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आए तो बोलना, ठीक है। अलील कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी फीचर है, कोई भी गुण है, ठीक है। ह्यूमन की बात कर लीजिए, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की हाइट टॉल होती है, कोई पर्सन ड्वार्फ होता है, किसी हाइट शॉर्ट होती है, ठीक है। तो ये दोनों किसके अलील हैं? ये दोनों एक कैरेक्टर है हाइट, ये उसके कंट्रास्टिंग पॉइंट्स हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो होते हैं। देखो कंट्रास्टिंग, इस चीज को आप नोट कीजिए, वैसे आपको हैंडआउट्स मिल जाएगा। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के, एक ही गुण के जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो हर पर्सन में वेरी करके जाते हैं, दैट आर अलील्स टू ईच अदर। वेरी गुड, ऑल्टरनेट फॉर्म बोल दीजिए, और कंट्रास्टिंग वर्ड हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साइंटिफिकली हम कंट्रास्टिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ग्रेगर जॉन मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर, गार्डन पी प्लांट के ऊपर, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, गार्डन पी प्लांट, गार्डन पी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो गार्डन पी प्लांट पर जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को लिया था, तो हर एक ट्रेट के अपने दो दो अलील्स थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने गार्डन पी, वेरी गुड, पाइसम सेटाइवम होता है इसका बॉटनिकल नेम, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, पाइसम सेटाइवम होता है इसका बॉटनिकल नेम। तो ये जो होते हैं, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, गुण को रिप्रेजेंट करने के लिए आप दो अलग अलग उसके गुण लेते हो, ट्रेट्स लेते हो, दैट आर अलीज टू ईच अदर, ऑल्टरनेट टू ईच अदर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके एंड पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। हियर इज नेटवर्क इज ओके, ठीक है, यहाँ पर नेटवर्क में कोई इशू नहीं है, नेटवर्क इज वर्किंग वेरी गुड। देखो नेक्स्ट आप लोग के लिए पॉइंट, अभी आपको ये चीज समझ में आ गई, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के टूवर्ड्स बात करते हैं, ठीक है। क्या चीज नहीं यहाँ रह गया था? एक है बायोकेमिकल कन्वर्जन। देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा है, बायोकेमिकल कन्वर्जन, दैट इज चेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू अदर केमिकल फॉर्म्स। नेचर के अंदर, ठीक है, नेचर के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स, एक जो ऑर्गेनिक फॉर्म है किसी प्लांट को, देखो एक जो ऑर्गेनिक फॉर्म है, किसी प्लांट को कार्बन कंपाउंड चाहिए कार्बोनेट फॉर्म्स में, ओके। हम लोग एमिट आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से, एक्सहेल आउट करते हैं, प्लांट्स इनको इनहेल करते हैं। तो उसी प्रकार से बायोलॉजिकल कन्वर्जन होता है ऑर्गेनिक कंटेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में इनटेक होना और आउटटेक होना अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स का, दैट इज नोन एज बायोकेमिकल कन्वर्जन। बायोकेमिकल यानी लिविंग, और जो केमिकल है उनका कन्वर्जन होना, चेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू अदर केमिकल फॉर्म्स में, ठीक है। हाँ जी, ओके, संकेत बोल रहे हैं, हाँ, कार्बोनेट फॉर्म्स, कार्बोनेट है वो, कार्बोनेट नहीं, कार्बोनेट फॉर्म्स, ठीक है। हाँ, क्यों देखो अमृता एंड संकेत, ओके, इंग्लिश टर्म्स को हिंदी में भी बोलिए, ओके, आई विल डू दिस, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज आप लोग सुनो, कहाँ पर बात कर रहे हैं, देखो जो कोई ऑर्गेनिक, जो कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है, देखो नाइट्रोजन का एग्जांपल देती हूँ, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि जो दालें होती है, इस चीज को देखो मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करती हूँ साथ साथ में, लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि जो आपकी दालें हैं, पल्सेस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में, NO3 की फॉर्म में, या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में इनटेक करते हैं। तो दैट प्रोसेस, इसके लिए उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन करते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में, जो सुटेबल फॉर्म है जिसमें ये एब्जॉर्ब किए जाएंगे, एग्जैक्टली, राइजोबियम्स हो गया, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ कैसे रहते हैं बच्चे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, किसमें रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। सिम्बायोटिक का मतलब है सहजीवी, ठीक है, सहजीवी संबंध बनाकर, ठीक है, हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं,
ये चीज क्लियर हुआ? ठीक है, इस तरह से ये हायर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये चीज क्लियर हुई? अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, यानी कि जैव विविधता। अब मैं दोनों चीज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताती हूँ, ठीक है, क्लियर? जैव विविधता की अगर हम बात करें, जो जैव विविधता होता है, द वेराइटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पीशीज present and interacting in an ecosystem and the relative abundance of each other। ठीक है, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर जितनी भी प्रजाति मौजूद है, उनके अंदर क्या क्या जटिलता है, उनके अंदर क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है और कितनी वेराइटीज है, विविधता है। ठीक है, किस बेसिस पर आता है? कार्बोनेट फॉर्म में भी क्यों यूज करते हैं? देखो, हाँ, जो कार्बोनेट फॉर्म वाला एग्जांपल मैं ह्यूमन के रिस्पेक्ट में दे रही थी, पर मैंने फिर आप लोगों को इसके प्लांट्स के रिस्पेक्ट में वो एग्जांपल देकर बताया। जैसे कि ह्यूमंस जो होते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं अपनी बॉडी के अंदर टॉलरेट करते, हम उसको एक्सहेल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोनेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें फूड जब हमने इंटेक किया, जो रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारी बॉडी के अंदर 20 से 25% तो वो आपका हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके एक्सेल आउट हो जाते हैं, और जो बची हुई होती है वो आपका बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम तक जाती है, देन यूरिनेशन के थ्रू आपके बॉडी से पास आउट हो जाती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम होता है जो इस प्रोसेस को स्मूथली करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये डाउट आप लोग का क्लियर हुआ? हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गे भी होते हैं, एग्जैक्टली। जो ब्लू ग्रीन एल्गे यहाँ पर आप लिखेंगे संजय, वो होती है आपकी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज अ ब्लू ग्रीन एल्गे, दैट इज अ बैक्टीरिया इन नेम, बट उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से दैट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप बात करते हैं बायोमास कन्वर्जन के बारे में। changing of organic matter that has been produced by photosynthesis into useful liquid, fuel और gas। ठीक है, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया। ठीक है, मैथ स्ट्रीम वाले भी, अगर आप रेगुलरली ये टर्म्स आप क्लासेस अटेंड करेंगे, ठीक है, हाँ, केमिस्ट्री का भी सिलेबस आप लोग का होगा। एक चीज आप लोग यहाँ पर सुने, मैथ स्ट्रीम वाले बच्चे जो एग्जाम देने के इच्छुक हैं, तो तभी तो मैंने आज आप लोग को बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिसाइड किया है, क्योंकि आज ही के दिन में आप लोग को सीधा सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पिक कर देती बायोलॉजी का, तो इट वुड बी हार्ड फॉर यू टू गेट द टर्म्स। सो इसलिए आज मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज कराना स्टार्ट किया है बायोलॉजी की, ताकि आप लोग को सब चीजें इजीली समझ में आने लग जाए इन फ्यूचर। ठीक है, तो बायोमास कन्वर्जन में क्या है? जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ, प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर किया, C6H12O6 दैट इज द ग्लूकोज। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो वो फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, इसको यूजफुल लिक्विड की फॉर्म में, गैसेस की फॉर्म में या फिर फ्यूल की फॉर्म में तब्दील कर देना यूटिलाइजेशन के बेसिस पर, दैट इज बायोमास कन्वर्जन। बायो का मतलब है लिविंग, ये टर्म्स बहुत इजी हैं अगर आप समझे तो। एंड मास का मतलब है कोई भी मैटर, कोई भी कंटेंट, एंड कन्वर्जन का मतलब होता है उसको तब्दील करना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल देना। समझ आई ये चीज? कंटेंट, ओके। हाँ, कार्बोनेट का केमिस्ट्री सिंबल क्या होगा? HNO3 2 नेगेटिव होगा। हाँ, अमृता, CO3 2 नेगेटिव होता है कार्बोनेट आयन, ये होता है आपका कार्बोनेट आयन। ठीक है, CO3 2 नेगेटिव, क्योंकि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है H2CO3। जब ये जो दो हाइड्रोजन बाहर एमिट आउट हो जाते हैं, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको देकर, तो ये बन जाता है CO3 2 नेगेटिव। अब क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ जी, स्लो कीजिए। ठीक है, चलिए, हाँ, स्लोली करते हैं। इतना पॉइंट आप लोग को क्लियर हुआ, साथ में आप हैंडआउट्स भी आप लोग को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट, हाँ हाँ, एनोटेशंस के साथ ही मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज इज देयर फॉर यू, दैट इज बायोमेडिकल टर्मिनोलॉजीज। अगर हम बायोमेडिकल टर्मिनोलॉजीज की बात करें, देखो, एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ केयर थ्योरीज टू डेवलप मेथड्स, प्रोडक्ट्स एंड टूल्स टू मेंटेन और इम्प्रूव होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है?
होम्योस्टेसिस का मतलब होता है आपके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना, बॉडी टेम्परेचर, मानव के शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित करना। तो जब आप हेल्थ केयर थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं, उन मेथड्स को, उन तरीकों को डेवलप करने के लिए, उन प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, उन टूल्स को डेवलप करने के लिए जो कि हेल्प करें ह्यूमन को उनके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, तो वो सभी जो तकनीकें होती हैं, टेक्नोलॉजीज होते हैं, ठीक है, हाँ, वो सभी जो टेक्नोलॉजीज होते हैं, तकनीकें होते हैं, दैट आर नोन एज बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज, ठीक है, हाँ। देखो रंजन विश्वाल, अगर आप जो मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ उस चीज को क्लियरली, उस वर्ड का मतलब आप लोग समझ लेंगे तो आपको अपने आप ही वो बाय हार्ट हो जाएगा, है ना, बाय हार्ट हो जाएगा आपको तुरंत ही। अब बायोम्स की बात करें, ठीक है, अगर एक कोई कम्युनिटी है, अगर कोई कम्युनिटी है वो एक ही पर्टिकुलर एरिया में रहती है, ठीक है, कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ सिंगल मेजर इकोलॉजिकल रीजन, एक पर्टिकुलर इकोलॉजिकल रीजन है, फॉर एग्जांपल ये आपका इंडिया है, इंडिया में से फॉर एग्जांपल आप लोग बात कर रहे हैं अभी दिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज है, फॉर एग्जांपल दिल्ली के एक पर्टिकुलर आप लोग सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल साकेत की आप लोग बात कर लेते हैं, तो साकेत के अंदर जो भी प्लांट्स हैं, ठीक है, जो भी ह्यूमंस हैं, जो भी एनिमल्स हैं, जो भी वहां पर आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो सभी मिलकर उस पर्टिकुलर एरिया की कम्युनिटी बनाएंगे ना, अलग अलग कम्युनिटीज जो है वहां की ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक सिंगल मेजर इकोलॉजिकल रीजन, इकोलॉजिकल मतलब होता है बच्चे हाउस, ठीक है, इकोलॉजी का मतलब होता है हाउस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां पर जो जैविक जो जीव है वो रहते हैं, उसे कहा जाता है इकोलॉजी। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। ओके, हाँ, इकोलॉजी उससे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बताती हूँ, होमोस्टेसिस पूछ रहे हैं। होमोस्टेसिस का मतलब होता है बच्चे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमें स्वेटिंग आती है ना, हम स्वेट करते हैं ताकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ गया है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जब हमको ठंड लगती है तो हम ब्लैंकेट ले लेते हैं या फिर फैन एसी ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करना चाहते हैं। तो होमोस्टेसिस वो प्रैक्टिसेस करना जिससे आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, ठीक है, हाँ। जहां पर कोई इंसान रहता है उससे उसको उसका हैबिटेट कहा जाता है, ठीक है। तो यही तो बोला है, एक कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए सिंगल एक मेजर इकोलॉजिकल रीजन, एक बड़ा सा इकोलॉजिकल रीजन है, वहां की जो भी कम्युनिटीज हैं, चाहे वो वहां के प्लांट्स हैं, चाहे वो वहां पे ह्यूमंस जो रह रहे हैं, चाहे वो वहां पर एनिमल्स रह रहे हैं, या वो वहां पर माइक्रोब्स जो रह रहे हैं, वो सभी मिलके वहां का बायोम बनाते हैं, लिविंग इन वो जो पूरा वहां का लिविंग कल्चर है बायोम फॉर्म करते हैं। तो हैबिटेट का मतलब होता है हाउस। तो इकोलॉजी, देखो इकोलॉजी जो टर्म आप लोग स्टडी करते हैं, इकोलॉजी टर्म आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज स्टडी ऑफ हाउस, आपके घर का, आपके हैबिटेट का अध्ययन करना, ठीक है। तो इकोलॉजिकल रीजन आर द प्लेसेस जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। थर्मोस्टेसिस टेम्परेचर, देखो थर्मोस्टेसिस, थर्मोस्टेसिस के लिए आपका थर्मोमीटर, थर्मोमीटर आप लोग किसके इस्तेमाल करते हैं? अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए। होम्यो मतलब एक टेम्परेचर को रेगुलेट करना, होमो का मतलब है सेम टेम्परेचर को रेगुलेट करना, एंड थर्मोस्टेसिस मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये कुमुदन जो स्टूडेंट है, होमोस्टेसिस हम लोग जो है होमो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं किसके बारे में? हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजीज के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजीज का मतलब वो सभी तकनीकें, जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लैब्स के अंदर, ठीक है, हम नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, हम इनकलकेट कर रहे हैं जीन्स को, जैसे जो अभी वैक्सीन बन रहा है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स, ठीक है। द वेज दैट ह्यूमंस अप्लाई बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज, अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए एंड अलग अलग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जब ह्यूमन बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स अप्लाई करता है टेक्नोलॉजीज के साथ,
ठीक है। ह्यूमन के अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जीन्स को इनकलकेट करके जो भी वैक्सीन बनाया जाए, ई कोलाई के अंदर एटेन्यूएटेड वायरस को इनकलकेट कर दिया जाता है। तो ये सभी जो टूल्स होते हैं, ये सभी हम बायोटेक्नोलॉजीज के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अब बायोटिक फैक्टर्स की बात करें बच्चे, हाँ बीटी कॉटन जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, हाँ बीटी कॉटन आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है, ट्रांसजेनिक क्रॉप जिसको हम बोलते हैं, वो भी आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इवन तो जो आपका कोविड का वैक्सीन बना है, कोवैक्सीन बोल दीजिए, स्पुतनिक और जो ये आपका कोविशील्ड, ये सभी जो वैक्सीन क्रिएट कर हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजीज के अंदर ही क्रिएट की है। ठीक है। अब बात करते हैं बायोटिक, अभी एबायोटिक बता दिया था। अब नेचर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर रहे हैं, ड्वेल कर रहे हैं, दैट फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट, क्या फॉर्म करते हैं, वो आपका बायोटिक कंपोनेंट फॉर्म करते हैं। ओके। नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज, देखो टर्मिनोलॉजी समझना पहले बहुत जरूरी है, तभी आपको और जो चीजें हैं वो समझ में आएंगी। अगर टर्मिनोलॉजीज आप लोग की क्लियर है, तभी आपको ये सभी जो पॉइंट हैं वो क्लियर होंगे, अदरवाइज इन सब चीजों में डाउट जो है वो बना रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और यहाँ पर देखो हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, इसका मैं एग्जांपल एक थर्मोस्टेट का एग्जांपल मैं आप लोग को एक और बताती हूँ। ठीक है। जब भी हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम होमोस्टेसिस वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। जब भी आप लोग घरों में स्टेबलाइजर्स लगाते हो, एसी के साथ जो स्टेबलाइजर लगाया जाता है, जो उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है, स्टेबलाइजर लगा होता है, दैट इज अ टाइप ऑफ थर्मोस्टैट। ठीक है। दैट इज अ टाइप ऑफ थर्मोस्टैट। तो इसका डिफरेंस यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोग को। ठीक है। तो थर्मोस्टेसिस करके कोई टर्म नहीं होता है बच्चे, थर्मोस्टैट एक टर्म होता है जो एसी के अंदर आप लोग स्टेबलाइजर्स लगाते हो उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, जो आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट या फिर बायोमेडिकल टर्मिनोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हो, दैट इज होम्योस्टेसिस। ओके। कार्बन केमिस्ट्री, इसकी का ये दूसरा नाम क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि जैव रासायनिक विज्ञान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम इसको ही बोलते हैं। तो ये वो साइंस है, साइंस कंपोजिशन का, संरचना का, स्ट्रक्चर का, प्रॉपर्टीज का एंड रिएक्शंस का, जो भी कार्बन बेस्ड मैटर है, स्पेशली एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर सिस्टम्स में, इसी को ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम किस किस का स्टडी करते हैं, जो भी आपके जैसे कि कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स है, एस्टर्स हो गया, ठीक है, परफ्यूम्स हो गया, जो हमारे परफ्यूम्स हैं, ठीक है, सोप्स का हम यूज करते हैं। आप जब इनकी टर्म्स में बात करें तो आपका रिसर्च टर्म में बात करें तो इथेनॉल हो गया, डीनेचर्ड मिथेनॉल हो गया, जिसका हम इस्तेमाल आपका एंटीसेप्टिक्स के तौर पर, डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। साथ में आपका कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैसेस हो गया, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैसेस सीएनजीस हो गया, लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस और आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस हो गया। साथ में आपका और क्या हो गया बच्चे, कार्बन के आइसोटॉप्स की हम बात करते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स की हम बात करते हैं। ठीक है। कार्बन के एलोट्रॉप्स की हम बात करते हैं, जिसमें हम डायमंड की बात करते हैं, ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफीन की बात करते हैं, बकमिनिस्टर, फ्लोरेंस की बात करते हैं। तो ऑल दीज जो इंपॉर्टेंट आपकी जिनकी अलग अलग यूजफुलनेस है, जिस पर्टिकुलर साइंस की ब्रांच के अंदर इन सबको स्टडी किया जाता है, दैट ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बन केमिस्ट्री। क्लियर टू यू? ठीक, क्लियर हुई ये चीज आप लोग को? एक बार थम्स अप करके बताओ, इतना आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है। मैं जब आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, दैट टाइम यू विल बेटर नो कि ऐसा, हाँ जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है, वेरी गुड, बेंजीन भी है, उसके बारे में भी हम यही पर स्टडी करते हैं। तो ये सभी जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है, तो कार्बन के जो स्ट्रेट लेन कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की बात करें, रिंग्ड कंपाउंड्स की बात करें, ब्रांच्ड कंपाउंड्स की बात करें, तो जहां पर कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी यूजफुलनेस, उनका स्ट्रक्चर, उनका कंपोजिशन अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, दैट ब्रांच इज आपका कार्बन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक
chemistry. Clear? Next, closing the loop. What is the meaning of closing the loop? ठीक है, a link in a circular chain of recycling events that promotes the use of products made with recycled matters. ठीक है, closing the loop. तो जब आप कोई रिसाइकलिंग इवेंट की बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका कोई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस हुआ कहीं से, आपके घरों से वेजिटेबल पील जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो वेजिटेबल जो पील प्रोड्यूस हुआ दैट इज आपका वेजिटेबल पील्स जो घरों में प्रोड्यूस हुआ दैट इज योर बायोलॉजिकल वेस्ट. तो माइक्रोब्स उस पर फीड करेंगे और उसको क्या कर देंगे, ऑर्गेनिक कंटेंट. ठीक है, उस ऑर्गेनिक कंटेंट को, उस ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. तो इस तरह से एक लिंक बन गए ये माइक्रोब्स. ठीक है, लिंक इन द सर्कुलर चेन ऑफ रिसाइकलिंग इवेंट्स जो प्रमोट करेगा कि प्रोडक्ट्स को हम रिसाइकल्ड मटेरियल्स जो बना रहे हैं उसको रिपीटेडली इस्तेमाल कर सके. आफ्टर दैट माइक्रोब्स ने इसको इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करा, देन इसका इस्तेमाल करेंगे प्लांट्स, फिर से इसका इस्तेमाल करेंगे प्लांट्स इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर से वहां से लीव्स आएगा, वेजिटेबल्स आएगा, फूड आएगा जो कि फिर से हमारे घरों में जाएगा. तो इस तरह से क्लोजिंग द लूप. तो लूप को क्लोज करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सोइल के अंदर सर्वाइव करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट हम कॉमोडिटीज की बात करें. कॉमोडिटीज तो आपका जनरल टर्म है, कॉमोडिटीज मतलब कोई भी प्रोडक्ट. ठीक है, जो भी इकोनॉमिक गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, बिफोर दे आर प्रोसेस्ड और गिवन अ ब्रांड नेम सच एज अ प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. फॉर एग्जाम्पल, जब एक फार्मर अपनी फील्ड से वीट हार्वेस्ट करता है तो इट इज जस्ट वीट, वो सिर्फ गेहूं होता है. ठीक है, लेकिन जब वो फर्दर सेल के लिए मंडी चला जाता है, गेहूं मंडी में चला जाता है, तो उसको एक टैग दे दिया जाता है, एक ब्रांड नेम दे दिया जाता है. अगर एमपी का गेहूं है तो उसको एमपी गेहूं के नाम से, हरियाणा का गेहूं है तो उसको हरियाणा गेहूं के नाम से, अलग अलग उसको टैग दे दिए जाते हैं. तो बिफोर टैग, जब तक उसको उस पर एक थप्पा नहीं लगा है, टैग नहीं लगा है, तब तक उस इकोनॉमिक गुड को, ठीक है, जिसका आप इस्तेमाल करेंगे फर्दर पर्पसेस के लिए, उसको आप कॉमोडिटी कहेंगे. आफ्टर अ ब्रांड नेम वो बन जाएगा आपका फाइनल गुड जो कि मार्केट में सेल और आपको क्या रेवेन्यू जनरेट और इकोनॉमिकली हेल्प करने वाला होगा. क्लियर? नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिटिंग की. इसी के साथ एक और वर्ड एसोसिएटेड है, वर्मी कंपोजिटिंग. तो जब तक मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग मुझे बताइए वर्मी कंपोजिटिंग के लिए हम कौन से ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं एंड हाउ ये जो मेथड है आपका ऑर्गेनिक कंपोजिटिंग का, वर्मी कंपोजिटिंग का, फिलहाल के टाइम पे ज्यादा नो बैक्टीरिया, हाँ अर्थवॉर्म है इसका आंसर. वर्मी कंपोजिटिंग में हम अर्थवॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और अर्थवॉर्म्स के अंदर मल्टीप्लाई करने की पावर यानी कि गुणनशील ये बहुत ज्यादा होते हैं. माने कि आप इनको एक कंडीशन प्रोवाइड करें, ठीक है, एक इनको स्लरी प्रोवाइड करें जहां पर ये बहुत फास्टली मल्टीप्लाई करते हैं और ये क्या करते हैं फिर फीड करेंगे उसके अंदर, सोइल के अंदर जो भी आप लोगों ने ऑर्गेनिक वेस्ट डाला उसको फीड करेंगे और इनऑर्गेनिक मैटर में बदल देंगे. अब इस इनऑर्गेनिक मैटर का फिर प्लांट्स इस्तेमाल करेंगे एज अ फर्टिलाइजर प्लांट्स इनका इस्तेमाल करेंगे एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. और इस तरह से आपकी सोइल की जो प्रोडक्टिविटी है ना ही तो उस पर कोई बैड इम्पैक्ट पड़ेगा. फर्स्ट थिंग, सोइल की प्रोडक्टिविटी पर कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, साथ में जो सोइल की फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रहेगी क्योंकि आपने एक इनऑर्गेनिक कंटेंट को ऐड किया है ना कि किसी केमिकल फर्टिलाइजर को. क्लियर हुआ? अब यहाँ पर अर्थवॉर्म की एक बार इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे कि अर्थवॉर्म इज एन फाइलम एनालिडा, प्लांट किंगडम के, सॉरी एनिमल किंगडम के फाइलम एनालिडा के अंदर ये इंक्लूड किया जाता है जो कि इसको कहा जाता है फार्मर्स फ्रेंड. तो आईसीआर जिस एग्जाम कंडक्ट कर रही है तो आईसीआर का फेवरेट क्वेश्चन यही होता है, व्हेन आई विल हेल्प यू इन डूइंग प्रीवियस ईयर सेट देन यू विल केम टू नो कि फार्मर्स फ्रेंड के तौर पर किस ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया गया है, देन आंसर वुड बी अर्थवॉर्म. ठीक है, हाँ. इस डंपिंग इज सेम एज कंपोजिटिंग. डंप आपने कर दिया है किसी को, आफ्टर दैट जब आप उसको डंपिंग कर दिया है कुछ टाइम तक, तो डंपिंग के अंदर जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट कर रहे हैं, उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जहां पर जो आपका प्लांट्स है उसका यूटिलाइजेशन कर सके. डंप करके छोड़ दोगे तो नोट इज कंपोस्टिंग. डंप करके उसको पूरी तरह से आप लोगों ने इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराया, फिर उसको आप अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में लेकर गए हो इस्तेमाल करने के लिए
एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, देन इट फॉर्म कंपोजिटिंग। समझ में आया? ठीक है, प्रोसेस ऑफ मिक्स करना डिकेइंग लीव्स को, मैन्योर्स को, अदर न्यूट्रिटिव मैटर्स को, ताकि आप सोइल की हेल्थ को इंप्रूव कर सके और फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, एनालिडा फाइलम के अंदर आता है। डंप करके आपने एक जगह दबा दिया है, उसको दोबारा उखाड़ के ही नहीं देखा है, तो वो आपका एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट थोड़ी ना होगा। ठीक है, कंपोजिटिंग जब आप उसको डंप कर रहे हो, आफ्टर दैट जब वो पूरी तरह से माइक्रोब्स के अटैक के बाद पूरी तरह से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देन आप उसको यूटिलाइज भी कर रहे हो, दैट इज कंपोजिटिंग। नेक्स्ट आपका है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। क्या है? द वेज दैट ह्यूमंस बिल्ड स्ट्रक्चर्स ऑन साइट्स, उसको कहेंगे हम कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज। तो जब आप कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, आप क्या सबसे पहला स्टेप क्या करते हो? जब भी किसी साइट पर ह्यूमन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए जाता है, फर्स्ट थिंग ही डू इज डिफोरेस्टेशन। वो कॉन्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब वहां पर भी जो प्लांट्स हैं उनको कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वर्ड आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको डिफोरेस्टेशन का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, डिफोरेस्टेशन होगा एंड वहां पर जो एनिमल्स ड्वेल कर रहे थे उनकी हैबिटेट्स का फ्रेगमेंटेशन होगा। एनिमल्स की हैबिट्स का क्या होगा बच्चे? फ्रेगमेंटेशन, यानी कि उनको उनकी जो नेचुरल हैबिटेट्स है वहां से उठा दिया जाएगा। ठीक है, तो दैट आर द न्यू टर्म्स दैट यू हैव टू नो क्लियरली। हाँ, क्रॉपिंग पैटर्न, सॉइल टेस्ट, देखो नो, ह्यूमन वहां पर अब कोई साइट डेवलप करने जा रहा है, ह्यूमन वहां पर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने नहीं जा रहा है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज मतलब वो बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जा रहा है, बिल्डिंग्स को, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर वो वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए किसी फॉरेस्ट एरिया को चेंज किया जाता है तो डिपेंड करता है कि वहाँ की सोइल टेस्टिंग की जाती है सबसे पहले। वेरी गुड, सोइल टेस्ट करके चेक किया जाता है कि कौन सी क्रॉप के लिए सुटेबल है। ठीक है, सोइल किस प्रकार के यहाँ पे सबसे सुटेबल एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए सॉइल होती है बच्चे? लूमी सॉइल। कौन सी सॉइल? लूमी सॉइल। और आपका ग्रैनुलर सॉइल्स, ठीक है, जिसके अंदर ग्रैनुलर सबसे ज्यादा हो। सैंड, सिल्ट एंड clay का कंटेंट प्रॉपर मेंटेन्ड हो, क्रॉपिंग पैटर्न एंड ऑल दिस थिंग्स आर फर्दर थिंग्स। नाउ कंज्यूमर्स की बात करें, वी ऑल आर कंज्यूमर्स, यानी कि उपभोक्ता हैं हम सब। ठीक है, वी ऑल आर कंज्यूमर्स और उपभोक्ता। तो जो कंज्यूमर, दोज ऑर्गेनिजम्स जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं? फीड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पर या फिर उनके रिमेन्स पर। ठीक है, तो हम सभी कंज्यूमर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड आपका टर्शियरी कंज्यूमर्स, अलग अलग प्रकार के कंज्यूमर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो किस पर फीड कर रहे हैं एंड किस पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, a person buying good or services for personal needs or to use in the production of other goods for resale, तो वो सभी कंज्यूमर्स होंगे। तो जब पहले मैंने आपको तो ये चीज आप लोग को क्लियर हुई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाँ ओके ठीक है, हम लोग स्लो पढ़ेंगे। कल से जब हम टॉपिक करेंगे विवेक कुमार, तो हम बहुत स्लोली स्लोली टॉपिक्स करेंगे। आज एक बार हम लोग इसका बेसिक टर्मिनोलॉजीज कर लेते हैं। ठीक है, और ये सभी आपको हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो यू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। सभी जो आपके डाउट्स होंगे सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे एंड डाउट्स के लिए अलग से सेशंस भी होंगे, फिक्र मत करो। ठीक है, हाँ, डिकम्पोजर्स की बात करें यानी कि मृत जीवी। ठीक है, मृत भोजी यानी कि जो क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये जो डेड एंड डिकेइंग कंटेंट जो नेचर के अंदर प्रेजेंट है ना, डेड एंड डिकेइंग जो मैटर प्रेजेंट है, जो ऑर्गेनिजम्स उन पर फीड करते हैं, यूजुअली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवी हैं जो उन पर फीड करते हैं, जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इस सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, दीज आर डिकम्पोजर्स। ठीक है, और इससे ही वो न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर करते हैं।
जो कि अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए एक्सेसिबल होगा। इसका सबसे इजी एग्जांपल हम फंजाई को लेते हैं, स्कैवेंजर्स को लेते हैं, साथ में आपका रोडेंट्स यानी कि रैट्स भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, एंड फर्दर और कुछ एनिमल्स भी हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड बोर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो जंगली जो आपका वाइल्ड पिग है उसको हम लोग बोल देते हैं दैट कि वो आपके फील्ड को डिस्ट्रॉय करते हैं, बट वो सॉइल को भी डिग करते हैं, ठीक है। तो वैसे यूजुअली वाइल्ड बोर्स आपका पूरी की पूरी क्रॉप को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो रोडेंट्स क्या करते हैं, ये सॉइल के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर में, जो कि सॉइल के लिए यूटिलाइज किया जा सके, उसकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए। हाँ, ओके, ठीक है। स्केवेंजर्स क्या होते हैं? स्केवेंजर्स जैसे कि आप किसकी बात करते हैं, वल्चर्स की बात करते हैं ना बच्चे, वल्चर्स होते हैं, ईगल होते हैं, ठीक है, गिद्ध होते हैं। ये क्या करते हैं, नेचर के अंदर जो भी डेड बॉडीज, ठीक है, एनिमल्स का जो कैरकेसेस होता है, कंकाल, जो भी आपका कैटल एनिमल्स जब मर जाते हैं तो उनकी जो डेड बॉडीज होती है उन पर फीड करते हैं। तो ये सभी क्या है, डिकम्पोजर्स हैं। ये सभी क्या है, डिकम्पोजर्स हैं। रोडेंट्स का मतलब होता है रेट्स, रोडेंट्स का मतलब होता है रेट, जैसे वल्चर्स हो गया, गिद्ध हो गया, विजर्ड्स हो गया, ये सभी क्या करते हैं कि जो भी एनिमल बॉडीज नेचर में पड़ी हुई है, ठीक है, और जो भी ह्यूमन या फिर और किसी क्रिएचर की बॉडी नेचर में पड़ी हुई है कि उस पर फीड करते हैं। तो ऑल दीज आर डीकम्पोजर्स, जो कि डेड और जो भी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इस अर्थ पर प्रेजेंट है उसको फिनिश करने का काम कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल को भी फर्दर यूटिलाइज कर रहे हैं और उसका नेचर से उसको एलिमिनेट करने का काम कर रहे हैं। ऑल दीज आर डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स की इंपॉर्टेंट रोल है नेचर के अंदर, जो भी चेन फॉर्म हो रही है, फूड चेन्स फॉर्म हो रही है, खाद्य श्रृंखलाएं जो बन रही हैं, ठीक है, खाद्य श्रृंखलाएं जो बन रही हैं उन सभी के अंदर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डिकम्पोजर्स का, यानी कि मृत भोजी, यानी कि जो मरे हुए हैं जो उन पर अपना भोजन ले रहे हैं। क्लियर? डिलिनिएट का मतलब क्या होता है, टू ट्रेस द आउटलाइन, टू ड्रॉ, टू स्केच, टू डिपिक्ट और पिक्चर। किसी भी चीज का एक ब्यौरा लेना, किसी भी चीज का एक आइडिया लेना, ठीक है, कि इस चीज को कैसे परफॉर्म करना है, आउटलाइन, जैसे कि आज मैं आप लोग को क्या दे रही हूँ, डिलिनिएट कर रही हूँ चीजों को, आउटलाइंस को ट्रेस कर रही हूँ, बेसिक फ्रेमवर्क आपके माइंड में ड्रॉ कर रही हूँ कि किस प्रकार से हम जनरल साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च को फर्दर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस एग्जाम को ध्यान में रखते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं डिलिनिएट करना किसी चीज को, ठीक है। डीसेलिनाइजेशन क्या होता है बच्चे, सोर्स को और अदर केमिकल्स को सी से और सलीन वाटर से रिमूव करना, ठीक है। तो पानी के अंदर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, सेलिनिटी बहुत ज्यादा है, तो वो एडिबल नहीं है, पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल नहीं है मतलब कि पीने योग्य नहीं है। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य। क्या होता है बच्चे, अगर कोई चीज पीने योग्य, इस्तेमाल करने योग्य नहीं है तो उसको कहता है, उसको उसमें से वो चीज को हटा देना। डी शब्द का मतलब होता है उस चीज में से वो चीज को हटा देना, दैट इज डीसेलेनाइजेशन, ठीक है। डाइकोटोमस, डाइकोटोमस का मतलब क्या होता है, ये वर्ड न्यू है एंड इम्पोर्टेंट है। डिवाइडेड और डिवाइड इनटू टू पार्ट्स और क्लासिफिकेशन, किसी भी चीज को दो भागों में विभाजित कर देना ताकि उसको आप आसानी से वर्गीकृत कर सके, उसका आप आसानी से क्या कर सके, क्लासिफिकेशन कर सके, वर्गीकरण कर सके। तो दो भागों में किसी चीज को डिवाइड कर देना, जैसे कि आपकी साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड फर्दर स्टडी पर्पस के लिए साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक स्टडी को फर्दर अलग कर देना, दैट इज आपका मल्टी कोटस, ठीक है। अभी डाइकोटस बताया था, यानी कि दो भागों में डिवाइड करना। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था। आप इकोसिस्टम के बारे में एक और चीज नोट करेंगे कि इकोसिस्टम जो टर्म है, पहली बार ये इकोसिस्टम शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, तो इकोसिस्टम शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था एजी टांसले ने। एजे टांसले ने सबसे पहले इस टर्म को कोइन किया था। इकोसिस्टम क्या है, एक कम्युनिटी है जिसके अंदर, हाँ, आपका नॉन लिविंग एंड लिविंग एंटिटीज आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि जो भी वहां पे, ठीक है, जैविक जो भी है, जीव जो भी है, सजीव और निर्जीव आपस में इंटरेक्ट करके जब एक जगह पर सरवाइव करते हैं, रहते हैं, तो एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, यानी कि एक पारिस्थितिकी तंत्र फॉर्म करते हैं। क्या बनाते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र,
ठीक है, इकोसिस्टम होता है पारिस्थितिकी तंत्र। आगे आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जिसमें आपका इंटरेक्शन हो, देखो ये आपकी केमिस्ट्री की तरफ से, ठीक है, सिस्टम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, जैसे आप लोग की अभी ये क्लास हो रही है, ठीक है, इंटरनेट की मदद से, टेलीविजन फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से हम एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस। एम्ब्रियोलॉजी इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ बायोलॉजी। एम्ब्रो क्या होता है बच्चे, देखो एम्ब्रियो का फॉर्म होता है, ठीक है, एम्ब्रो का मतलब होता है भ्रूण, ठीक है, तब जो गैमेट मिलते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, मेल और फीमेल युग्मक मिलते हैं, युग्मक मिलते हैं तो बनता है जाइगोट, युग्मज बनता है। और जब वो पूरी तरह से विकसित होने लग जाता है, युग्मज जब पूरी तरह से विकसित होने लग जाता है तो वो बनाता है आपका एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये साइंस की बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स के फर्टिलाइज्ड एग से, निषेचन जब हो गया किसी अंडाणु का, उसके बाद जब वो डेवलप होने लग जाता है, विकसित फॉर्म में तब्दील हो जाता है, जब आप उसका अध्ययन साइंस के जिस ब्रांच के अंदर करते हो, that branch is known as embryology। क्लियर ये चीज, हाँ। जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट जब पूरी तरह से विकसित होने लग जाता है तो वो एम्ब्रियो फॉर्म करता है। तो जहां पर आप एम्ब्रियो के बारे में अध्ययन करते हैं जिस ब्रांच के अंदर, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट आप लोग के लिए है एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि विलुप्त प्रजातियां, यानी कि वो जातियां जिनका जो सर्वाइवल है वो डेंजर में है, खतरे में है, यानी कि अगर उनको समय रहते, अगर उनको समय रहते संरक्षित नहीं किया तो वो जल्दी ही विलुप्त हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज होता है लुप्त प्राय जातियां, यानी कि जो कगार पर है कि अगर इनको जल्दी ही इनको अच्छे से कंट्रोल नहीं किया, इनको संरक्षित नहीं किया तो जल्दी ही ये विलुप्त हो जाएंगी। तो ऐसी जातियों को, ऐसी प्रजाति को कहा जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज और विलुप्त प्राय प्रजातियां। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एक अलग ब्रांच है, इसके अंदर जो भी आपने तकनीकी, भौतिकी और मैकेनिकल यांत्रिकी और आपका गणित की प्रिंसिपल सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया है, उनका इस्तेमाल करके अलग अलग प्रोसेसेस, प्रतिक्रियाओं को, अलग अलग प्रोडक्ट्स को, अलग अलग चीजों को, अलग अलग स्ट्रक्चर, संरचनाओं को बनाना जिससे कि मनुष्य का जो जीवन है वो इम्प्रूव हो सके, सुधर सके, दैट इज इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस और विज्ञान, ठीक है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? वातावरण, ठीक है। तो वातावरण के अंदर क्या क्या चीजें आती है? जो भी आपके आसपास सराउंडिंग है, चाहे वो पौधे हैं, हवा है, जमीन है, मृदा है, लोग हैं, या फिर वन्य जीव हैं जो कि एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें उनके जैविक जीवन को, भौतिकी जीवन को, ठीक है, और साथ में उनकी अलग अलग फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अलग क्लाइमेट और लोकेशंस के साथ। ऑल दीज कम अंडर एनवायरमेंट और आपका वातावरण, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंजाइम के बारे में बच्चे, ठीक है। हाँ, वेटेज ऑफ बायोलॉजी इन दिस एग्जाम अगर संजय कुमार पूछ रहे हैं, मैं आपको प्रीवियस से सेट कराऊंगी और मैंने आप लोगों को कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस से सेट क्वेश्चंस कराए भी हैं। तो टोटल आपका जनरल नॉलेज का सेशन आता है 50 क्वेश्चंस, एंड इन दैट 50 क्वेश्चंस आप लोगों के, अगर आप एक शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो एक शिफ्ट के अंदर 16 क्वेश्चंस साइंस के आ रहे हैं, 16 to 17 क्वेश्चंस, ठीक है। आई टुक द ऑल एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, और उसके अंदर आपका जनरल साइंस का सेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च का सेशन, साइंटिफिक रिसर्च वाले पार्ट से आपके मेजरली क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपके करंट में भी डिफाइन करते हैं कि करंट का ये जो क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है वो भी इंक्लूड की जा रही है। ओके, एंजाइम की अगर आप बात करें तो ये है, ये आप लोग प्रीवियस ईयर सेट अभी मैं जब आपको कराऊंगी देन यू विल रियलाइज कि एक पर्टिकुलर एग्जाम के सेट में साइंस का कितना वेटेज है। ओके, हाँ। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ठीक है। लॉजी शब्द का मतलब होता है स्टडी ऑफ, अध्ययन करना, एंड इको शब्द का मतलब होता है होम, किसी का घर, ठीक है। ओइकोस, ओइकोस शब्द से आया है ये, तो होम या फिर हैबिटेट की बात करें, लोगस शब्द से आया है आपका स्टडी ऑफ, तो किसी के घर का, हैबिटेट का अध्ययन करना, दैट इज इकोलॉजी। एंड इकोसिस्टम इज अ सिस्टम,
जहां पर इंटरेक्शन हो रहा है, मेल जोल हो रहा है, किस किस का इंटरेक्शन हो रहा है, फिजिकल फैक्टर्स का एंड साथ में आपका लिविंग फैक्टर्स का। फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आपका सोइल हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया एंड साथ में आपका क्या और क्या हो गया, एयर हो गया। ऑल दीज आर फिजिकल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं। लिविंग फैक्टर्स के अंदर आपका हो गया फ्लोरा, पर्टिकुलर एरिया का फोना हो गया, वहां के अंदर जो माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव है। फ्लोरा के अंदर आते हैं वहां पे जो वनस्पति जीव है, प्लांट्स हैं। एंड फना के अंदर आते हैं वहां पर जो एनिमल्स प्रेजेंट है। ये सब चीजें क्लियर हुई आप लोग को? हाँ, पीडीएफ एक सेकेंड में आप लोग को आज आज का जो हम लोगों ने पार्ट डिस्कस किया है, एक बार मैं इसको पहले आप लोग को एनोटेशंस के साथ शेयर कर देती हूँ। हाँ, इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट जो मैंने आपको बताया, जो भी लिविंग एंटाइटीज हैं, जब वो इंटरेक्ट करके एक दूसरे का, ठीक है, इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, एक सेकेंड में आपको ये एक बार शेयर कर देती हूँ, वेट अ सेकेंड। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एक सेकेंड, इसको एक बार अभी सेव करके आपको शेयर कर देती हूँ। कहाँ पर थी अभी, इसको देखो, यहाँ पर, यहीं पर ही लिखा हुआ है आप लोग का, देखो अभी यहीं पर ही लिखा हुआ है। जो डेफिनेशन आप लोग पूछ रहे हैं वो डेफिनेशन देखो ध्यान से। अभी जस्ट ये चीज मैंने आपको बताई है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जो आसपास की आपकी सराउंडिंग है, ठीक है, जो एक दूसरे के लिविंग बींग्स को, उनके सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, दिलीप चौधरी, ये जो टर्मिनोलॉजीज है, इसकी आप लोग की सिर्फ पीडीएफ ये आपकी सिर्फ इंग्लिश में, अदरवाइज जो आप लोग की रेगुलर क्लासेस होंगी ना कल से, पूरा हम जो आपका पूरा सब्जेक्ट सिलेबस इसका हम पढ़ने वाले हैं, वो दोनों लैंग्वेजेस में आप लोगों के लिए, फिक्र मत कीजिए। हाँ, साइंस से है तो हमारा थोड़ा हार्ड होगा, नहीं देखो, जो साइंस से है चाहे नहीं है, एग्जाम आप लोग के लिए, सभी के लिए सिमिलर एग्जाम आएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम जो है आप लोग के लिए डिफाइंड होगा कि किसके लिए एग्जाम कितना करना है, किसके लिए नहीं करना है। हाँ, सेक्शनल कट ऑफ, आंशिका आकांक्षा आकांक्षा पूछ रहे हैं कि सेक्शनल कट ऑफ, नो, आपका ओवरऑल कट ऑफ है जो मायने रखेगा इस एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो फर्दर है, ये जो टर्म्स है, ये जो रूल्स है, वो टाइमली चेंज होते रहते हैं, ठीक है। चलिए, ये आप लोग को हैंडआउट शेयर हो चुका है अभी की क्लास का। अभी हम लोग ये जो टर्मिनोलॉजीज है इनको डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। और जो है, हाँ, पीडीएफ आप लोग को देखो अभी हैंडआउट शेयर हो गया है, आप लोग चेक कीजिए, आप लोग को पहुंच भी गया होगा, आज की क्लास का हैंडआउट मिल गया है आप लोग को हैंडआउट। अब देखो, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, टोटल ऑफ द सराउंडिंग। ओके, जो आपके आसपास की सराउंडिंग है, टोटल ऑफ द सराउंडिंग इन्फ्लुएंस जो कर रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वहां के फैक्टर्स को, एंड द सराउंडिंग ऑफ अ प्लांट और एनिमल इंक्लूडिंग अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग वहां का क्लाइमेट एंड लोकेशंस। मिल गए हैं, चलो अच्छी बात है। पल्लवी कुमारी, पीडीएफ आप लोग को शेयर हो चुका है बच्चे, अभी देखो, और आपको बाद में भी हैंडआउट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अभी हम एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है, ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो किसी भी प्रोसेस को एनहेंस करने का काम करते हैं, किसी प्रोसेस को बूस्ट अप करने का काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जब हम फूड इंटेक करते हैं, ठीक है, तो रेगुलरली अगर हमारे शरीर के अंदर अलग अलग, जैसे लीवर से, पेनक्रियास से, स्टमक से, आपके यकृत से, अंगनाशय से, आपके पेट से, अगर एंजाइम्स का सिक्रेशन नहीं होगा, इन रासायनिक पदार्थों का रिसाव नहीं होगा, तो खाने को पचाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, ये किसी भी खाद्य पदार्थ को, उसका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को इनहेंस करने में हेल्प करते हैं, बिना इस्तेमाल हुए, ठीक है, विदाउट बीइंग चेज्ड बाय द रिएक्शन। इनका इस्तेमाल मतलब ये रिएक्शन को सिर्फ क्या कर रहे हैं, बूस्ट अप कर रहे हैं, अपने आप वैसे के वैसे ही निकल जाते हैं आफ्टर द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, ठीक है, एक इकोसिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता मेंटेन रहना, यानी कि चीजें दोनों डायरेक्शन में बिल्कुल क्लियरली होना, स्थिरता, नापतोल मेंटेन रहना बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के बीच में, दैट इज नोन एज इक्विबिलियम, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं एर्गोनॉमिकल, ठीक है, और ऑफ रिलेटिंग टू द डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट्स टू द ह्यूमन बॉडीज कंट्रोल पोजिशन। हाँ, मैं डर गई थी पता है।
हाँ, इक्वल होना, ठीक है। हाँ, प्रिपरेशन ये आप लोग का इक्वल होना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबर होना, ताकि इकोसिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। अब एर्गोनॉमिकल टर्म्स का क्या होता है? देखो बच्चे, एर्गोनॉमिक और लॉजिस्टिक भी आपके साइंस की ब्रांच होती है, जिसके अंदर हम इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस, डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि ह्यूमन एबिलिटी को क्या बैठे, फिट बैठे। ओके, तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है आप लोग देखेंगे, इनके जो हैंडआउट्स भी आप लोग को भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। कल से जो आप लोग का देखो प्रिपरेशन के लिए आप लोग को सभी यहाँ पर बिल्कुल कंसाइज मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अड्डा 247 के स्टोर पर आप लोग के लिए बुक्स भी अवेलेबल है। अगर आप कोई बुक्स परचेज करना चाहते हैं ASRB के प्रिपरेशन के लिए, तो यू विल इजिली गेट दैट बुक, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और फर्दर आप लोग के लिए आई थिंक मोर देन सफिशिएंट होगा अगर आप रेगुलरली क्लासेस के साथ हैंडआउट जो आपको मिल रहे हैं उनको आप रिवाइज करते रहे, बिकॉज पूरा सिलेबस अच्छे से एनालाइज करके साइंस का कंटेंट आपका मैंने प्रिपेयर किया है। ओके, तो कल जो आप लोग का सेशन होगा उसके अंदर हम लोग फर्दर इन टर्म्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनको भी डिस्कस करेंगे। और आप लोग को जो हैंडआउट्स मिले हैं एक बार इसके गो थ्रू हो जाना, ताकि आप लोग को बेसिक पता लग जाए, ताकि हम लोग जो अभी टॉपिक्स डिसाइड करें, पूरा स्टार्ट करें, तो आप लोग को वो टॉपिक्स है उनका मतलब एग्जैक्टली समझ में आने लग जाए। अदरवाइज अगर टर्म्स नहीं पता होंगी तो चीजें क्लैरिफाई करना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, समझ रहे हो? ठीक है, आप इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन की बात करें, जो प्रोसेस ऑफ चेंज that explains why what we see today is different from what existed in the past. प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे श्योर, ठीक है। विल हाँ, टाइमिंग क्लास की टाइमिंग सिद्धार्थ मौर्य आप लोग की रेगुलरली सेम टाइमिंग पर ही होंगे, ठीक है। क्लासेस आप लोग की सेम टाइमिंग पर ही, इवोल्यूशन एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, इज इवोल्यूशन इंक्लूड्स, इवोल्यूशन का मतलब देखो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिगार्डिंग में हम लोग बात करते हैं, इवन दो साथ में, हाँ एग्जैक्टली, जो गैलेक्सी स्टार्स